व्यवहार चिकित्सा। व्यवहार चिकित्साओं का यह मानना है कि मनोवैज्ञानिक कष्ट दोषपूर्ण व्यवहार प्रतिरूपों या विचारों प्रतिरूपों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः इनका केंद्र बिंदु सेवार्थी में विद्यमान व्यवहार और विचार होते हैं। उसका अतीत केवल उसके दोषपूर्ण व्यवहार और विचार प्रतिरूपों की उत्पत्ति को समझने के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। अतीत को फिर से सक्रिय नहीं किया जाता, वर्तमान में केवल दोषपूर्ण प्रतिरूपों में सुधार किया जाता है। अधिगम के सिद्धांतों का नैदानिक अनुप्रयोग ही व्यवहार चिकित्सा को गठित करता है। व्यवहार चिकित्सा में विशिष्ट तकनीकों एवं सुधारोन्मुख हस्तक्षेपों का एक विशाल समुच्चय होता है। यह कोई एकीकृत सिद्धांत नहीं है जिसे क्लिनिकल निदान या विद्यमान लक्षणों को ध्यान में रखे बिना अनुप्रयुक्त किया जा सके। अनुप्रयुक्त किए जाने वाली विशिष्ट तकनीकों या सुधारोन्मुखों हस्तक्षेपों में चयन सेवार्थी के लक्षण तथा क्लिनिकल निदान मार्गदर्शक कारक होते हैं। दुर्भीति, अत्यधिक और अपंगकारी भय के उपचार के लिए तकनीकों के एक समुच्चय को प्रयुक्त करने की आवश्यकता होगी, जबकि क्रोध प्रस्फुटन के उपचार के लिए दूसरी। अवसादग्रस्त सेवार्थी की चिकित्सा दुश्चिंतित सेवार्थी से भिन्न होगी। व्यवहार चिकित्सा का आधार दोषपूर्ण या अपक्रियात्मक व्यवहार को निरूपित करना, इन व्यवहारों को प्रबलित तथा संपोषित करने वाले कारकों तथा उन विधियों को खोजना है जिन्हें उन्हें परिवर्तित किया जा सके। उपचार की विधि। जो सेवार्थी मनोवैज्ञानिक कष्ट या शारीरिक लक्षणों जिन्हें शारीरिक बीमारी नहीं माना जा सकता से ग्रस्त होते हैं, उनके साक्षात्कार इस दृष्टि से किया जाता है जिससे कि उनके व्यवहार प्रतिरूपों का विश्लेषण किया जा सके। अपक्रियात्मक दोषपूर्ण अधिगम के पूर्ववृत्त व्यवहार और दोषपूर्ण अधिगम को बनाए रखने वाले कारकों को ढूंढने के लिए व्यवहार विश्लेषण किया जाता है। अपक्रियात्मक व्यवहार के वे व्यवहार होते हैं जो सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं। पूर्ववर्ती कारक वे कारण होते हैं जो व्यक्ति को उस व्यवहार में मग्न हो जाने के लिए प्रेरित पहले से ही प्रवृत्त कर देते हैं। संपोषण कारक वे कारक होते हैं जो दोषपूर्ण व्यवहार के स्थायित्व को प्रेरित करते हैं। उदाहरणार्थ, एक नवयुवक ने धूम्रपान का अपक्रियात्मक व्यवहार अर्जित कर लिया है तथा उसे छुटकारा पाने के लिए सहायता चाहता है। व्यवहार विश्लेषण जब सेवार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार करने के बाद किया गया तो पता चलता है कि उस व्यक्ति ने धूम्रपान तब प्रारंभ किया जब वह वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसने बताया कि धूम्रपान से उसे दुश्चिंता से आराम मिला, अतः दुश्चिंता उत्पन्न करने वाली स्थिति प्रेरणार्थक या पूर्ववर्ती कारक हुई। आराम मिलने की भावना धूम्रपान करते रहने के लिए संपोषण कारक बन जाती है। सेवार्थी ने धूम्रपान की क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अर्जित कर ली, जो दुश्चिंता से आराम दिलाने वाले प्रबलन मूल्य के कारण बनी रहती है। एक बार जब दोषपूर्ण व्यवहार जो कष्टकर होते हैं की पहचान कर ली जाती है, तब एक उपचार का पैकेज चुना जाता है। दोषपूर्ण व्यवहार का समन करना या उन्हें समाप्त करना और उन्हें अनुकूली व्यवहार प्रतिरूपों से प्रतिस्थापित करना उपचार का उद्देश्य होता है। चिकित्सक इसे पूर्ववर्ती संक्रिया, एंटीसीडेंट ऑपरेशन तथा अनुवर्ती या परिणामी संक्रिया, कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन स्थापित करके संपन्न करता है। पूर्ववर्ती संक्रिया उन पहलुओं में परिवर्तित कर जो व्यवहार के पहले घटित होते हैं ऐसे व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह परिवर्तन किसी विशेष प्रबलन के मूल्य को घटाकर या बढ़ाकर किया जा सकता है। इसे स्थापक संक्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक बच्चा रात को भोजन करने में परेशान करता है, तो स्थापक संक्रिया यह होगी कि चायकाल के समय खाने की मात्रा को घटा दिया जाए, उसे रात के भोजन के समय भूख बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार रात के भोजन के समय खाने का प्रबलन मूल्य बढ़ जाएगा। जब बच्चा ठीक से भोजन करे तो उसकी प्रशंसा करने या इस व्यवहार खाने के व्यवहार को प्रोत्साहित करेगा। चायकाल के समय भोजन की मात्रा घटाना पूर्ववर्ती संक्रिया हुई। जब अनुवर्ती संक्रिया रात का भोजन करने के लिए बालक की प्रशंसा होगी या रात का भोजन करने की अनुक्रिया को स्थापित कर सकता है। व्यवहारात्मक तकनीक। व्यवहार को परिवर्तित करने की बहुत सी तकनीकें उपलब्ध हैं। इन तकनीकों का सिद्धांत है कि सेवार्थी के भाव प्रबोधन स्तर को कम करना, प्राचीन अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा व्यवहार को बदलना जिसमें प्रबलन की भिन्न भिन्न प्रासंगिकता हो। साथ ही यदि आवश्यकता हो तो प्रतिस्थानिक विकैरियस अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करना। व्यवहार परिष्करण की दो मुख्य तकनीकें, निषेधात्मक प्रबलन तथा विमुखी अनुबंधन। प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं, उनसे दूर रहने और बच निकलने के पथ प्रदान करती हैं। निषेधात्मक प्रबलन नेगेटिव रेनफोर्समेंट प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए दुखदायी ठंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी कपड़े पहनना, लकड़ी जलाना, बिजली के हीटर का उपयोग करता सीखता है। व्यक्ति खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागना सीखता है क्योंकि यह निषेधात्मक प्रबलन प्रदान करता है। विमुखी अनुबंधन अवर्सिव कंडीशनिंग का संबंध अवांछित अनुक्रिया के विमुखी परिणाम के साथ पुनरावृत्त साहचर्य से। उदाहरण के लिए एक मद व्यसनी को बिजली का हल्का सा आघात दिया जाए और मद सूंघने को कहा जाए, ऐसे पुनरावृत्त युग्म से मद की गंध उसके लिए अरुचिकर हो जाएगी क्योंकि बिजली के आघात की पीड़ा के साथ उसका साहचर्य स्थापित हो जाएगा और व्यक्ति मद छोड़ देगा।
यदि अनुकूली व्यवहार कभी कभी घटित होता है तो इस न्यूनता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रबंधन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक बालक गृहकार्य नियमित रूप से नहीं करता तो उसकी मां नियत समय गृहकार्य करने के लिए सकारात्मक प्रबंधन के रूप में बच्चे का मनपसंद पकवान बनाकर दे सकती है। मनपसंद भोजन का सकारात्मक प्रबंधन उसके नियत समय पर गृहकार्य करने के व्यवहार को बढ़ाएगा। व्यवहारात्मक समस्याओं वाले लोगों को वांछित व्यवहार करने पर हर बार पुरस्कार के रूप में एक टोकन दिया जा सकता है। ये टोकन संग्रहित किए जाते हैं और किसी पुरस्कार से उसका विनिमय या आदान प्रदान किया जाता है, जैसे रोगी को बाहर घूमने ले जाना या बच्चे को बाहर खाना खिलाना। इसे टोकन अर्थव्यवस्था टोकन इकोनॉमी कहते हैं। विभेदक प्रबलन द्वारा एक साथ अवांछित व्यवहार को घटाया जा सकता है और वांछित व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सकता है। वांछित व्यवहार के लिए सकारात्मक प्रबलन तथा अवांछित व्यवहार के लिए निषेधात्मक प्रबलन का साथ साथ उपयोग इस प्रकार की एक विधि हो सकती है। दूसरी विधि वांछित व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रबलन देना तथा अवांछित व्यवहार की उपेक्षा करना। दूसरी विधि कम कष्टकर तथा समान रूप से प्रभावी है। उदाहरण के लिए आइए एक लड़की का मामला लें जो इसलिए रोती और उठती है कि उसके कहने पर उसे सिनेमा दिखाने नहीं लिया जाता। माता पिता का निर्देश दिया जाता है कि यदि वह रूठे और रोए नहीं तो उसे सिनेमा ले जाया जाएगा, मगर यदि वह रूठती है और रोती है ना ले जाया जाए। इसके बाद उन्हें अनुदेशन दिया जाता है कि जब भी लड़की रूठे रोए तो उसकी उपेक्षा की जाए। इस प्रकार शिष्टापूर्वक सिनेमा न ले जाने के लिए कहने का वांछित व्यवहार बढ़ता है तथा रोने और उठने का अवांछित व्यवहार कम होता है। आपने पिछले अध्याय में दुर्वृत्ति या अविवेकी भय के बारे में पढ़ा। दुर्वृत्ति या अविवेकी भय के उपचार के लिए वोल्फ द्वारा प्रतिपादित क्रमिक विसंवेदीकरण सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक तकनीक सेवार्थी का साक्षात्कार भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों को जानने के लिए किया जाता है तथा सेवार्थी के साथ साथ चिकित्सक दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों का एक पदानुक्रम तैयार करता है तथा सबसे पहले कम दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों को पदानुक्रम से नीचे रखता है। चिकित्सक सेवार्थी को विश्रांत करता है और सबसे कम दुश्चिंता उत्पन्न करने वाली स्थिति को बारे में सोचने को कहता है। विश्रांति की विधि के बारे में बताया गया। सेवार्थी से कहा जाता है कि जरा सी बात भी तनाव महसूस होने पर भयानक स्थिति के बारे में सोचना बंद कर दे। कई सत्रों के पश्चात सेवार्थी विश्रांति की अवस्था बनाए रखते हुए तीव्र भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों के बारे में सोचने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार सेवार्थी क्रमानुसार भय के प्रति विसंवेदनशील हो जाता है। बॉक्स में क्या दिया है? विश्रांति की विधियां। ठीक है, यहाँ अन्योन्य अप्रावरोध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहैबिटेशन क्रियाशील होता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो परस्पर विरोधी शक्तियों की एक ही समय में उपस्थिति कमजोर शक्ति को अवरुद्ध करती है। अतः पहले विश्रांति की अनुक्रिया विकसित की जाती है, तत्पश्चात धीरे धीरे दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले दृश्य की कल्पना की जाती है और विश्रांति से दुश्चिंता पर विजय प्राप्त की जाती है। सेवार्थी अपनी विश्रांति अवस्था के कारण प्रागामी तीव्रतर दुश्चिंता को सहन करने योग्य हो जाता है। मॉडलिंग या प्रतिरूपण। मॉडलिंग की प्रक्रिया में सेवार्थी एक विशेष प्रकार से व्यवहार करना सीखता है। इसमें वह कोई भूमिका प्रतिरूप रोल मॉडल या चिकित्सक जो प्रारंभ में भूमिका प्रतिरूप की तरह कार्य करता है के व्यवहार का प्रेक्षण करके उस व्यवहार को करना सीखता है। प्रतिस्थानिक अधिगम तथा दूसरों का प्रेक्षण करते हुए सीखना का उपयोग किया जाता है और व्यवहार में आए हुए छोटे छोटे परिवर्तनों को भी पुरस्कृत करने की प्रक्रिया से सेवार्थी धीरे धीरे मॉडल के व्यवहार को अर्जित करना सीख जाता है। व्यवहार चिकित्सा में तकनीकों की बड़ी विविधता है। परिशुद्ध व्यवहार विश्लेषण करना और उचित तकनीकों से उपचार का पैकेज बनाना ही चिकित्सा का कौशल माना जाता है। संज्ञानात्मक चिकित्सा। संज्ञानात्मक चिकित्साओं में मनोवैज्ञानिक कष्ट का कारण अविवेकी विचारों और विश्वासों में स्थापित किया जाता है। अल्बर्ट एलिस ने संवेग तर्क चिकित्सा रैशनल इमोटिव थेरेपी को प्रतिपादित किया। इस चिकित्सा की केंद्रीय धारणा है कि अविवेकी विश्वास पूर्ववर्ती घटनाओं और उनके परिणामों के बीच मध्यस्थता करते हैं। संवेग तर्क चिकित्सा में पहला चरण है पूर्ववर्ती विश्वास परिणाम विश्लेषण। पूर्ववर्ती घटनाओं जिनसे मनोवैज्ञानिक कष्ट उत्पन्न को लिख लिया जाता है। सेवार्थी के साक्षात्कार द्वारा उसके उन अविवेकी विश्वासों का पता लगाया जाता है जो उसकी वर्तमानकालिक वास्तविकता को विकृत कर रहे हो सकता है इन अविवेकी विश्वासों को पुष्ट करने वाले अनुभविक प्रमाण पर्यावरण में नहीं भी हो। इन विश्वासों को अनिवार्य या चाहिए विचार कह सकते हैं। तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति एक विशिष्ट तरह से होनी चाहिए या
अनिवार्य है। अविवेकी विश्वासों के उदाहरण जैसे किसी को हर एक का प्यार हर समय मिलना चाहिए, मनुष्य की तंगहाली घटनाओं बाह्य घटनाओं के कारण होती है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता इत्यादि। अविवेकी विश्वासों के कारण पूर्ववर्ती घटना का विकृत प्रत्यक्षण नकारात्मक संवेगों और व्यवहार के परिणाम का कारण बनता है। अविवेकी विश्वासों का मूल्यांकन प्रश्नावली और साक्षात्कार के द्वारा किया जाता है। समय तक चिकित्सक की प्रक्रिया में चिकित्सक निर्देशात्मक प्रश्न पहले करने की प्रक्रिया से अविवेकी विश्वासों का खंडन करता है। प्रश्न करने का स्वरूप सौम्य होता है, निर्देशात्मक या जांच पड़ताल वाला नहीं। ये प्रश्न शरणार्थी को अपने जीवन और समस्याओं से संबंधित पूर्व धारणाओं के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे शरणार्थी अपने जीवन दर्शन में परिवर्तन लाकर अविवेकी विश्वासों को परिवर्तित करने में समर्थ हो जाता है। तर्कमूलक विश्वास तंत्र अविवेकी विश्वास तंत्र को प्रतिस्थापित करता है और मनोवैज्ञानिक कष्टों में कमी आती है। दूसरे संज्ञानात्मक चिकित्सा आरन बैक की है। दुश्चिंता या अवसाद द्वारा अभिलक्षित मनोवैज्ञानिक कष्ट संबंधी उनके सिद्धांत के अनुसार परिवार और समाज द्वारा किए गए बाल्यावस्था के अनुभव मूल अमिनती योजना या मूल स्कीमा कोर स्कीमा या तंत्र के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनमें व्यक्ति के विश्वास और क्रिया के प्रतिरूप सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार एक सेवार्थी जो बाल्यावस्था में अपने माता पिता तक उपेक्षित था एक ऐसा मूल स्कीमा विकसित कर लेता है, मैं वांछित नहीं हूँ। जीवन काल के दौरान कोई निर्णायक घटना उसके जीवन में घटित होती है। विद्यालय में सबके सामने अध्यापक के द्वारा उसकी हंसी उड़ाई जाती है या निर्णायक घटना उसकी मूल स्कीमा में वांछित नहीं हो को क्रियाशील कर देती है जो नकारात्मक स्वचालित विचारों को विकसित करती है। नकारात्मक विचार सतत अविवेकी विचार होते हैं जैसे ही कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं कुरूप हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं सफल नहीं हो सकता हो सकती इत्यादि। इन नकारात्मक स्वचालित विचारों में संज्ञानात्मक विकृतियां भी होती है। संज्ञानात्मक विकृतियां चिंतन के ऐसे तरीके हैं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं किंतु वे वास्तविकता को नकारात्मक तरीके से विकृत करते हैं। इन विचारों इन प्रतिरूपों को अक्रियात्मक संज्ञानात्मक संरचना डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। सामाजिक यथार्थ के बारे में ये संज्ञानात्मक त्रुटियां उत्पन्न करती हैं। इन विचारों का बार बार उत्पन्न होना दुश्चिंता और अवसाद की भावनाओं को विकसित करता है। चिकित्सक जो प्रश्न करता है वे सौम्य होते हैं तथा सेवार्थी के विश्वासों विचारों के प्रति बिना धमकी वाले किंतु उनका खंडन करने वाले होते हैं। इन प्रश्नों के उदाहरण कुछ ऐसे हो सकते हैं। क्यों हर कोई तुम्हें प्यार करे, तुम्हारे लिए सफल होना क्या अर्थ रखता है इत्यादि। ये प्रश्न सेवार्थी को अपने नकारात्मक स्वचालित विचारों के विपरीत दिशा में सोचने को बाध्य करते हैं जिससे वह अपने अक्रियात्मक स्कीमा के रूप में व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है तथा अपनी संज्ञानात्मक संरचना को परिवर्तित करने में समर्थ होता है। इस चिकित्सा का लक्ष्य संज्ञानात्मक पुनर्संरचना को प्राप्त करना और दुश्चिंता अवसाद को घटाती है। व्यवहार चिकित्सा के सदृश संज्ञानात्मक चिकित्सा भी सेवार्थी को किसी एक विशिष्ट समस्या का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। मनोगतिक चिकित्सा के विपरीत संज्ञानात्मक चिकित्सा अधिक मुक्त होती है अर्थात चिकित्सक इसमें सेवार्थी के साथ अपनी विधि के विचार विमर्श करता है और चिकित्सा अल्पकालिक होती है जो 10-20 सत्रों तक समाप्त हो सकती है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा आजकल सर्वाधिक प्रचलित चिकित्सा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मनोचिकित्सा है कि प्रभाविता एवं परिणाम पर किए गए अनुसंधान के निर्णायक रूप में यह प्रमाणित किया है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों जैसे दुश्चिंता अवसाद आतंक दौरा सीमावर्ती व्यक्तित्व इत्यादि के लिए एक संक्षिप्त और प्रभाव उत्पादक उपचार है। मनोविकृति की रूपरेखा बताने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जैव मनोसामाजिक उपागम का उपयोग करती है। यह संज्ञानात्मक चिकित्सा को व्यवहार परक तकनीकों के साथ संयुक्त करती है। तर्काधार यह है कि सेवार्थी के कष्टों का मूल या उद्गम स्थान जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्रों में होता है अतः समस्या के जैविक पक्षों को विश्रांति की विधियों द्वारा मनोवैज्ञानिक पक्षों के व्यवहार चिकित्सा तथा संज्ञानात्मक चिकित्सा तकनीकों द्वारा और सामाजिक पक्षों को पर्यावरण में परिवर्तन द्वारा संबोधित करने का कारण संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को एक व्यापक चिकित्सा बनाती है जिसका उपयोग करना आसान है और कई प्रकार के विकारों के लिए उपयुक्त की जाती है तथा जिसकी प्रभाव उत्पादकता प्रमाणित हो चुकी है।